हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2020। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट अमेंडमेंट है रिगार्डिंग स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप का आपको पता होगा कि स्टार्टअप का जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट हुआ था और उसके वजह से जहां जहां स्टार्टअप को रिलैक्सेशन दिए गए थे वहां करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स किए गए थे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी आपने पढ़ाई होगा, उसमें स्वेट इक्विटी के जो लिमिट्स होते हैं तो उसमें एग्जम्पशन दिया गया था स्वेट इक्विटी अपना स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो वो प्रोविजो मैं पढ़ रहा हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ स्टार्टअप कंपनी हैज डिफाइंड अंडर नोटिफिकेशन और नंबर GSR 180E डेटेड 17 फरवरी 2016। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन अब आया GSR 127E डेटेड 19 फरवरी 2019। तो बेस नोटिफिकेशन जो थी, जो एलिजिबिलिटी बताती है स्टार्टअप का, जिसके बेसिस पे सारे रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, तो अंडरलाइंग नोटिफिकेशन बदल दी गई है, तो उसका रेफरेंस भी बदला और नए के हिसाब से जो क्राइटेरिया है वो भी बदला। ठीक है, तो पहले क्या था, 17 फरवरी 2016 था, 180E था, वो नोटिफिकेशन अपडेट हुआ गवर्नमेंट का। और फिर डिपार्टमेंट का भी नाम बदला है, पहले नाम था DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, अब है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डिपार्टमेंट का नाम भी अपडेट किया है। और पॉइंट क्या है? पॉइंट है मे इशू स्वेट इक्विटी नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। याद आ रहा है, स्वेट इक्विटी का लिमिट कुछ अलग है, तो इनको एक हायर लिमिट दी गई है कि अप टू 50%, नॉट एक्सीडिंग 50% तक आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो। आए ख्याल में? लिमिट का एक्सेप्शन है, लिमिट का क्लॉज आपने पढ़ा होगा, तो लिमिट का एक्सेप्शन का ये प्रोविजो था जिसमें 50% अलाउड था फॉर स्टार्टअप कंपनी। और स्टार्टअप पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या था, 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। तो अब स्टार्टअप का जो एलिजिबिलिटी है वो भी 5 से बढ़ा के 10 कर दिया गया है, तो इसलिए यहां लिखा गया है। ठीक है, एग्जम्पशन सेम है, मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर नॉट एक्सीडिंग 50%। 50% में बदलाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो क्राइटेरिया है स्वेट इक्विटी का उसमें कोई बदलाव नहीं है। स्टार्टअप की डेफिनेशन क्योंकि बदल गई है तो स्टार्टअप का क्लॉज सिर्फ बदला है। ठीक है, तो दिया है अप टू 10 इयर्स। ठीक है, 5 से 10 इयर्स बदला है पहला अमेंडमेंट। डिपार्टमेंट का नाम बदला है और अंडरलाइंग नोटिफिकेशन का नंबर बदला है। ऐसे 3 चीजें इसमें अपडेट हुई हैं, बाकी लगभग सेम है। जो लिमिट है 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वो सेम है जितना आप स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो। हायर लिमिट दी हुई है फॉर स्टार्टअप कंपनीज। ठीक है, तो सिंपल अमेंडमेंट है, बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर है, पहले मैं न्यू सिलेबस वाले अमेंडमेंट्स ले रहा हूं जो कॉमन अमेंडमेंट्स है, और फिर जो सिर्फ ओल्ड में है वो मैं अलग से बताऊंगा इसी पार्ट में। जो न्यू में कहां पे है, SBEC में, तो न्यू वाले भी देख सकते हैं, SBEC में एनी विच वे आपको है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज अंडर जो पूरे रूल्स हैं। अरेंजमेंट वाला जो आप पार्ट पढ़ते हो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस। ठीक है, उसके रूल में अमेंडमेंट है, एक प्रोविजो ऐड किया गया है। ठीक है, प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। ठीक है, प्रोविजो एडेड इन क्लॉज 1 ऑफ सब रूल 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या है, कुछ खास नहीं है। इंडेमनिटी फॉर्म भरना पड़ता है नॉर्मली, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए एक अलग इंडेमनिटी बॉन्ड का फॉर्मेट लाया गया है, STK 3A। STK 3A नॉर्मल इंडेमनिटी फॉर्म है कि स्ट्राइक ऑफ जब होता है, ठीक है, स्ट्राइकिंग ऑफ के बारे में है, तो जब आप स्ट्राइक ऑफ करोगे, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा है अगर, तो स्ट्राइक ऑफ के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, कोई लाइबिलिटीज आई तो आपको देनी होती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए इंडेमनिटी फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये वही है, सिर्फ एक सेपरेट फॉर्म लाया गया है फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है, क्या है समझो, इसमें कौन आएगा वो आपको समझना है। कंसेप्ट सेम है, किस पे एप्लीकेबल है, किन को STK 3A भरना है वो आपको समझना है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो आप, इन विच एंटायर बोले तो 100%,
एंटायर 100% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर आपने गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, बाय सेंट्रल और स्टेट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, और बाय सेंट्रल एंड और वन और मोर स्टेट, कोई भी कॉम्बिनेशन में 100% अगर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी, यानी होली ओन जो है, नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें क्या पढ़ा है, 51% और मोर का क्राइटेरिया होता है। तो यहां क्या लिखा है, 100%, ऐसे गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 100% गवर्नमेंट्स अलग अलग कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर होल्ड करती है तो वो गवर्नमेंट। फिर है और सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी रेफर्ड टू इन ए, समझ में आ रहा है? अब सब्सिडरी का मतलब क्या है, वो तो नॉर्मल मीनिंग होगा। सब्सिडरी कौन होती है, 50 और मोर अगर आप होल्ड करते हो, मोर देन हाफ अगर आप वोटिंग पावर होल्ड करते हो तो आपकी सब्सिडरी है, और भी क्राइटेरियाज होते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की जो भी सब्सिडरीज होंगी वो भी उस पे भी अप्लाई होगा। मतलब दो कंपनीज हैं, एक है गवर्नमेंट कंपनी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो क्लॉज ए है, गवर्नमेंट कंपनी का एक स्पेशल डेफिनेशन उन्होंने दिया है, सारे गवर्नमेंट कंपनी नहीं। गवर्नमेंट कंपनी में वैसे नॉर्मली कौन कौन आता है, 51 और मोर सारे आते हैं। कोई भी कंपनी जिसमें 51 और मोर गवर्नमेंट होल्ड करती है कोई भी कॉम्बिनेशन में तो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। पर यहां पे सारे गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ वही गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूडेड है जिसमें 100% गवर्नमेंट अलग अलग कॉम्बिनेशन में होल्ड करते हैं। आ रहा है ख्याल में? मतलब सारे गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, सिर्फ एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल वाले ही आएंगे, ठीक है, सिलेक्टेड कंपनीज है। और फिर ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनके जो भी सब्सिडीज होंगी उन पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्लॉज ए क्या स्पेशली डिफाइन कर रहा है या क्या स्पेशल क्राइटेरिया दे रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पे अप्लाई होगा। अब इनको करना क्या है सर, अ ड्यूली नोटराइज्ड इंडेमनिटी बॉन्ड इन एसटीके 3A, ठीक है, एसटीके 3A बनाया है, शैल बी गिवन बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी ये डिपार्टमेंट का दिया हुआ है किसको, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी और इट्स इक्विवेलेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वो आएगा, और अगर स्टेट मेंबर है गवर्नमेंट कंपनी की तो स्टेट गवर्नमेंट का भी जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा वो, और स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस में भी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। आ रहा है ख्याल में? सिंपल है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी है स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर रही है उनको एप्लीकेशन देना है, तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना है एसटीके 3A में। तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए सारे गवर्नमेंट कंपनी जो इसमें ऊपर A1 और 2 में लिखा हुआ है उन्हीं गवर्नमेंट कंपनीज के लिए लाए हैं एसटीके 3A, ठीक है। सेम इंडेमनिटी बॉन्ड है, ड्यूली नोटराइज्ड है। कौन देगा? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एडमिन डिपार्टमेंट का जो भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसकी मिनिस्ट्री का जो भी कंसर्न पर्सन है उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, या स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो उसके मिनिस्ट्री का एडमिन का जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो पॉइंट सिर्फ क्या है कि फॉर्म अलग है, इंडेमनिटी बॉन्ड का फॉर्मेट अलग है। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है, जो आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा कि हम इंडेमनीफाई करते हैं कि स्ट्राइक ऑफ के बाद जो भी लोग आएंगे क्लेम होंगे, या स्ट्राइक ऑफ के वजह से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो हम भरपाई करके देंगे। इवन इफ हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, हम रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, फिर भी हम उसके लिए लायबल रहेंगे, और ये इंडेमनिटी बॉन्ड में लिख के देते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे स्ट्राइक ऑफ होता है। तो ये पूरा क्लॉज है। बस आपको एक इसमें आता कौन कौन है ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 100% पेड अप कैपिटल सेंट्रल स्टेट या कॉम्बिनेशन देयरऑफ में है, या ऐसा ये जो ऊपर गवर्नमेंट कंपनी है इसके जितने भी सब्सिडरीज हैं वो, ठीक है। तो सिंपल छोटा सा अमेंडमेंट है, प्रोविजो ऐड हुआ था, ठीक है। रूल 4 एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, यानी स्ट्राइक ऑफ का रूल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये पूरा अलग हो गया, ठीक है। इसमें आई थिंक ये आप कट कर दो, ये रूल शायद गलत से मेंशन्ड है। अच्छा नहीं, सॉरी, हाँ सही है, रिमूवल ऑफ नेम, रिमूवल ऑफ नेम सही है, ठीक है। ये रूल्स का रूल 4 है, रूल का भी नाम दिया है मैंने, ठीक है। कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम, रिमूवल ऑफ नेम वाले जो रूल्स हैं। अब है कॉम्प्रोमाइजेस का अलग से पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दो। तो कॉम्प्रोमाइजेस का अलग है, कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट और अमालगमेशन रूल 2016, ठीक है। इसमें भी एक अमेंडमेंट है। इसका जो सेक्शन है 230, सेक्शन 230 में 2 सब सेक्शंस इंसर्ट हुए फरवरी 2020 से, ठीक है, 11 एंड 12। तो 11 का करस्पॉन्डिंग रूल है ये,
11 में लिखा हुआ है कि टेक ओवर अरेंजमेंट या कॉम्प्रोमाइजेस में टेक ओवर ऑफर भी इंक्लूडेड है। टेक ओवर ऑफर भी अरेंजमेंट में ही इंक्लूडेड माना जाएगा। और अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी के टेक ओवर कोड फॉलो करने। मतलब क्या हुआ इसका कि जो अनलिस्टेड कंपनी में टेक ओवर हो रहा है उसी पे ये 230 सबसेक्शन 11 अप्लाई होगा। क्या लिखा है कि कॉम्प्रोमाइजेज या अरेंजमेंट, ये जो टर्म है इसमें टेक ओवर ऑफर भी इंक्लूडेड माने जाएंगे। और अगर आप लिस्टेड हो तो आप पे सेबी अप्लाई होगा। सेबी के जो टेक ओवर कोड है वो आप पे अप्लाई होगा। सेबी टेक ओवर कोड भी आपने पढ़ा आपके सिलेबस में, ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी का अगर टेक ओवर हो रहा है और इसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन कवर की गई है कि अगर ऑलरेडी आप 3/4 शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हो, यानी कि 75% आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो और आपको और आपका होल्डिंग बढ़ाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 90 है और बढ़ा रहे हो तो माइनॉरिटी वाला आपने पढ़ा ही होगा कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देनी होती है 90%, यानी जो माइनॉरिटी है उनको आपको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ता है, वो 90 और मोर के लिए है। ये सिचुएशन क्या है कि आप 75 और मोर पे हो और आपको होल्डिंग बढ़ानी है, ठीक है, टेक ओवर ऑफर आप दे रहे हो। तो उसमें ये दिया गया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। ध्यान दो, सिचुएशन पहले समझ लो। तो सिचुएशन क्या है कि आप मेंबर हो, ठीक है, शेयर होल्डर हो, और आप अलोंग विथ एनी अदर मेंबर, जिसको आप क्या कहते हो, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट अंडर सेबी गाइडलाइंस, आप क्या कहते हो, पैक, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। तो आप खुद मेंबर प्लस जो आपके साथ मिले हुए हैं एग्रीमेंट के थ्रू या कन्वीनियंस के थ्रू, मतलब आप मिल के कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो। तो आप सब मिला के कितना होल्ड कर रहे हो, नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स जिसपे वोटिंग पावर होता है। आ रहा है ख्याल में? तो 3/4 आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो। अब आप क्या करना चाहते हो, एंड सच एप्लीकेशन, जो आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का जो एप्लीकेशन टेक ओवर ऑफर दे रहे हो, एंड सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर एक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो रिमेनिंग जो है लेस देन 25% जो है ये भी आपको एक्वायर करना है, ऐसा एप्लीकेशन आप दे रहे हो अंडर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, और ये जो भी है। आए ख्याल में? तो ये पूरा सिचुएशन है, पहले आप समझ लो, ठीक है। मेंबर शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट। अगर आप 75 ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो और आप आगे बढ़ा रहे हो, मतलब अमालगमेशन पूरा टेक ओवर कर रहे हो, फॉर द पर्पज ऑफ टेक ओवर ऑफर, फॉर द पर्पज ऑफ टेक ओवर ऑफर, ध्यान दो, फॉर द पर्पज ऑफ टेक ओवर ऑफर, आप टेक ओवर ऑफर दे पाओ इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 11 ऑफ 230 व्हेन सच मेंबर ऑलरेडी होल्ड्स नॉट लेस देन 3/4, और आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो कि हम रिमेनिंग भी एक्वायर करने के लिए रेडी है और हम कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिचुएशन। फिर शेयर्स का मतलब क्या है सर? सेम इक्विटी जिसमें वोटिंग पावर है, सिर्फ वोटिंग राइट्स जिस पे है, और लिखा ही है इंक्लूड्स डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये भी आपने आई होप पढ़ा होगा कि डिपॉजिटरी रिसीट्स पे भी वोटिंग पावर होता है, ठीक है, तो वो दिया है। इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटी सच एज डिपॉजिटरी रिसीट विच एंटाइटल्स द होल्डर देयरऑफ टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट्स। ये भी आपने पढ़ा होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं डिपॉजिटरी रिसीट का कंसेप्ट पढ़ा होगा, और आपको एक्चुअली प्रोफेशनल में काफी डिटेल में है, ठीक है। तो ये सब प्रोफेशनल में भी आप पढ़ोगे, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम पढ़ोगे, सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी रिसीट भी आएगा क्योंकि डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर्स भी वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हैं थ्रू द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अगर आपने पढ़ा होगा तो ही पकड़ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो दोनों इंक्लूडेड हैं क्योंकि दोनों वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स जिसपे वोटिंग पावर होता है। फिर है explanation 2, nothing in the sub rule shall apply to transfer transmission of shares through a contract arrangement or succession as the case may be, or any transfer made in pursuance of any regulatory or statutory requirement। मतलब जो नॉर्मल ट्रांसफर्स है उन पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल यानी टेक ओवर के अलावा ये सब हो रहा है तो उनमें ये एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई कब करना है? जब आप 75 और मोर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो और अब आपको रिमेनिंग भी खरीदना है, मतलब आप टेक ओवर ऑफर दे रहे हो, तो ही ये ऊपर का क्लॉज आप पे अप्लाई होगा। नॉर्मल ट्रांसफर्स या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की वजह से कुछ हो रहा है तो वो आपको उसमें ये सब पूरा सेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर है अब ये एप्लीकेशन के साथ आपको क्या देना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर टेक ओवर ऑफर शैल कंटेन, नंबर 1, इसमें आपको रिपोर्ट देना है वैल्यूअर की, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट कि ये जो रिमेनिंग शेयर आप लेना चाहते हो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, कितने में आप
एक्वायर करोगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट आता है इसमें कि आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है जिससे आप पेमेंट करोगे। शेयर्स एक्वायर करना है तो पैसे लगेंगे, तो आपको पहले एक स्पेशल बैंक अकाउंट खोलना है इसके लिए, और उसमें कम से कम 1/2 का पैसा पहले से ही डलवा देना है, और ऐसे बैंक अकाउंट का डिटेल एप्लीकेशन के साथ ही देना है। तो जब मैं अप्लाई कर रहा हूं टेक ओवर ऑफर के लिए, तो मुझे 2 चीजें देनी है। रिपोर्ट देना है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कि जो भी हम शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं उसका वैल्यूएशन कैसे हुआ है, वो सब पूरी रिपोर्ट देनी है। और दूसरा बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है जिसमें आपने ऑलरेडी 1/2 ऑफ द टोटल कंसिडरेशन ऑलरेडी जमा कर दिया है। अब ये रिपोर्ट का पूरा पॉइंट मैं पढ़ लेता हूं। रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिस्क्लोजिंग, और ये रिपोर्ट में क्या क्या सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए, डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी एक्वायर्ड बाय द मेंबर आफ्टर टेकिंग डाउन द फॉलोइंग फैक्टर, कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने ये सारे फैक्टर कंसिडर किए हैं, ऐसा डिस्क्लोजर चाहिए, ठीक है। क्या क्या है? नंबर 1 हाईएस्ट प्राइस, कि आपने अभी तक जो भी पे एक्वायर किया है लास्ट 12 मंथ्स में, जो मेंबर है अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स जो 75% ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, उसने पिछले 12 महीने में जितने भी शेयर्स एक्वायर किए हैं कोई भी पर्सन से, पास्ट 12 मंथ के जो भी परचेसेस आप कह रहे हैं शेयर्स के उसी कंपनी के, जो लेके आपने 75 जमा किया है, तो पास्ट 12 मंथ्स के जितने भी एक्विजिशंस हैं उसमें जो भी हाईएस्ट प्राइस आपने चुकाया है वो कंसिडर होना चाहिए, उसको कंसिडर करके वैल्यूएशन हुआ है ऐसा आपको बताना है, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस जो भी आपने पे की है। फिर है फेयर प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूअर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, जो नॉर्मल वैल्यूएशन के, अगर आप वैल्यूएशन थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, आपको पता ही होगा कि वैल्यूएशन में मेथड्स होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं कि कब कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल होता है, कि आप माइनॉरिटी स्टेक ले रहे हो या आप मेजॉरिटी स्टेक ले रहे हो, कब नेट एसेट वैल्यू होगा, कब यील्ड मेथड होगा, कब प्राइस अर्निंग मल्टीपल होगा, तो ये सब आपको थोड़ा वेग आइडिया होगा इसके बारे में। तो वैल्यूअर को ये सारे रेशोज या ये सारे पैरामीटर्स कंसिडर करके वैल्यूएशन यानी फेयर प्राइस निकालना है, ठीक है। फेयर प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द वैल्यूएशन पैरामीटर्स इंक्लूडिंग रिटर्न ऑन नेटवर्थ, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। बुक वैल्यू भी आपको पता ही होगा जिसको आप नेट एसेट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हो। फिर है ईपीएस, फिर है पीई रेशो, पी मल्टीपल और vis-a-vis एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज क्या है, एंड सच द पैरामीटर्स एज आर कस्टमरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ सच कंपनी। तो आपकी फील्ड में और भी कुछ चलता होगा, आपकी इंडस्ट्री में और भी कोई पैरामीटर रेलेवेंट होगा तो वो भी आपको वैल्यूएशन के लिए यूज करना है, ठीक है। तो कुछ खास पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है कि आपको रिपोर्ट देनी है, और वो रिपोर्ट जिसने भी बनाई है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसको ये सब डिस्क्लोज करना है कि उसने सारे फैक्टर कंसिडर किए हैं, क्या क्या किए हैं वो सब बताना है। मिनिमम है ये सारे जो दिए हैं, क्या है ये मिनिमम है जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप करो। इसके अलावा भी अगर कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए हैं, जो भी वैल्यूएशन किया है, जैसा भी किया है, बस डिस्क्लोज करना है कि उसने क्या क्या फैक्टर कंसिडर करके कैसे वैल्यूएशन में अराइव किया है, और ये प्राइस का सिग्निफिकेंस क्या है, इतने पे आप एक्वायर करने वाले हो, जो रिमेनिंग शेयर आप खरीदने के लिए ऑफर दे रहे हो इसी वैल्यू पे आप खरीदने वाले हो, इसलिए इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका अमेंडमेंट है, सब रूल 5 एंड सब रूल 6, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग रूल है ऑफ सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 230 का जो सब सेक्शन 11 है, जो टेक ओवर ऑफर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड 2 सब रूल ये ऐड हुए हैं, ठीक है, 5 एंड 6, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला क्या बोलता है कि वो एप्लीकेशन फाइल करना है, ठीक है, पहले सिचुएशन पूरी बताई है, और फिर उस एप्लीकेशन के साथ 2 चीजें देनी है, रिपोर्ट देनी है, जो रिपोर्ट क्या फैक्टर कंसिडर करके बनानी है, और फिर एक जो मैंने बताया बैंक अकाउंट, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू बी ओपन सेपरेटली। टेक ओवर के तहत जो आप शेयर खरीदोगे, जो पेमेंट करोगे, उसके लिए सेपरेट एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलना है बाय द मेंबर वेयर इन अ सम ऑफ अमाउंट नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल कंसिडरेशन। ये वैल्यूएशन जो ऊपर किया है आपने, इसके हिसाब से जो भी टोटल वैल्यू बनता है उसका आधा पैसा तुरंत आपको एप्लीकेशन के पहले उस अकाउंट में जमा करवा देना है, ठीक है। नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल कंसिडरेशन ऑफ द टेक ओवर ऑफर इज डिपॉजिटेड, ठीक है। तो 2 चीजें आपको एप्लीकेशन के साथ देनी है, सिंपल पॉइंट है। चलिए सर, तो ये था आपका सब रूल 5 एंड 6, ठीक है, सब रूल 5 एंड 6 ऑफ रूल 3 एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर ऑफ मीटिंग ऑफ कंपनीज, ठीक है।
चलिए, विद इफेक्ट फ्रॉम 7 Feb 2020। तो ये भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक छोटा सा सर्कुलर है, ठीक है, कुछ खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो कंपनीज हैं जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर पे एंड हुआ है, 31 दिसंबर 2019, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन मार्च, पर 31 दिसंबर भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो जिन कंपनीज का दिसंबर फाइनेंशियल ईयर मतलब दिसंबर में एंड होता है और हाल ही में दिसंबर 19 में जिसका एंड हुआ है, तो ये कोविड स्पेशल सर्कुलर है कि कोविड की वजह से अब क्या हुआ होगा कि दिसंबर में आपका साल खत्म हुआ है और आपको एजीएम रखवाना पड़ेगा। एजीएम का बेसिकली रिलैक्सेशन है कि नॉर्मल जो क्राइटेरिया होता है 6 मंथ्स, याद है, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो दिसंबर से 6 महीने मतलब 30 जून बोले तो लॉकडाउन, तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो आपको 3 महीना एक्सटेंशन दिया है, जो कि नॉर्मल पावर भी रहता है आरओसी के पास, बट इन जनरल सबको ही ग्रांट कर दिया है कि जिन जिन कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2019, जो कि पहला फाइनेंशियल ईयर नहीं होना चाहिए अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब सेकेंड और सब्सिक्वेंट ईयर है जिसमें ये 6 मंथ्स का क्लॉज अप्लाई होता है, तो उसमें 6 की जगह इन्होंने 9 कर दिया है, ठीक है। 15 मंथ्स का जो गैप होता है वो उसको चेंज नहीं किया है, सिर्फ जो एक ही क्लॉज होता है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल आपको ईजीएम होल्ड करना होता है, उस 6 को 9 कर दिया है, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा ग्रांट किया है, ठीक है। टाइम एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड ऑडियंस का सिलेक्टेड क्लॉज है और सर्कुलर है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक है और अमेंडमेंट है जीडीआर रूल्स में, इशू ऑफ जीडीआर 2014, ठीक है, बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है। पढ़ा होगा पूरा कंसेप्ट तो ही समझेगा, पढ़ा ही नहीं है तो ये आप पढ़ो मत, कुछ भी समझेगा नहीं क्या चेंज हुआ है, क्योंकि बारीक बारीक ही चेंज हुआ है, पूरा पढ़ा होगा तो ही अमेंडमेंट समझेगा, ठीक है। तो जो इशू ऑफ जीडीआर रूल्स हैं 2014, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम 14 Feb 2020। सबसे पहला है स्कीम का रेफरेंस बदला है, ये बहुत हंसने वाली बात है, ये स्कीम का नाम बदलने का टाइम नहीं मिला है गवर्नमेंट को। तो इसमें इतिहास क्या है कि जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं पहले वो क्या गाइडलाइन में थी, वो था इशू ऑफ एफसीसीबी एंड ऑर्डिनरी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रूट स्कीम मैकेनिज्म स्कीम 1993। इस स्कीम में पहले डिपॉजिटरी रिसीट कवर होते थे, 1993 का ये स्कीम था, इसमें डिपॉजिटरी रिसीट्स कवर होते थे, ठीक है। अब फिर 2014 में डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम आई 2014 में, दिसंबर 2014 से डिपॉजिटरी स्कीम 2014 आ चुकी है, पर गवर्नमेंट को अभी टाइम मिला है ये नाम अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये स्कीम का नाम अपडेट किया है जो कि 2014 से हो चुका है, ठीक है, उसको इफेक्ट अभी दिया है। स्कीम का मतलब है डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014। तो जहां जहां स्कीम 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 वर्ड है वहां स्कीम का मतलब अब क्या होगा, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014, ठीक है। तो ये पहला बदलाव, स्कीम का नाम बदला है क्योंकि स्कीम बदल चुकी है। ये जो पूरा लंबा नाम है इसमें एफसीसीबी भी आते थे, इसमें डिपॉजिटरी रिसीट भी आते थे। फिर 2014 में क्या हुआ, रिसीट के लिए सेपरेट स्पेशल स्कीम आ गई, डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम, मतलब जो पुराना स्कीम था वो अब डिपॉजिटरी रिसीट पे अप्लाई नहीं होता है और वो सिर्फ एफसीसीबी पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो स्कीम का नाम बदल दिया, फिर नाम के लिए इसको डिफाइन कर दिया है। ओवरसीज डिपॉजिटरी या ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक का मतलब क्या है कि जो फॉरेन डिपॉजिटरी है, आउटसाइड इंडिया जो भी डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड है उनको हम यहां पे क्या कहेंगे, ओवरसीज डिपॉजिटरी, जो एक्चुअली क्या करता है, रिसीट इशू करता है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आई होप आपने सब कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो बस ये पहला अमेंडमेंट है। फिर है रूल 5, बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है, ठीक है। रूल 5 मैनर एंड फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, इसमें मैं पूरा नहीं बताऊंगा नहीं तो वही बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। तो पहला क्लॉज सेम है कि भाई आप रिसीट जो फॉरेन में इशू कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, वो आप पब्लिक ऑफरिंग से भी कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी कर सकते हो, या उस कंट्री में कोई और भी तरीका होगा तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि वहां इशू हो रही है ना, वहां के लॉ में जो भी परमिसिबल है वो रूट से आप वहां पे डिपॉजिट रिसीट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स आप इशू कर सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर है अंडरलाइंग शेयर्स जो है वो कौन इशू करेगा, कंपनी इशू करेगी टू द डोमेस्टिक कस्टोडियन, ठीक है। तो दिया है डोमेस्टिक कस्टोडियन को आप देते हो, पर किसके नाम पे इशू होती है, ओवरसीज डिपॉजिटरी। रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है, ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक, ठीक है। और कस्टडी, फिजिकल कस्टडी आप किसको देते हो, डोमेस्टिक कस्टोडियन को, ठीक है। तो वो दिया है अंडरलाइंग शेयर्स अलॉटेड इन द नेम ऑफ ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक
एंड अगेन सच शेयर्स डिपॉजिटरी रिसीट शैल बी इशूड बाय द ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक। तो यहां एक वर्ड हुआ करता था एब्रॉड, वो डिलीट कर दिया। ऑब्वियसली ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक कहां इशू करेगी? एब्रॉड। तो एब्रॉड वर्ड डिलीट कर दिया है क्योंकि मोनोटोनस हो गया था, उसका कोई काम नहीं था। ठीक है, क्योंकि ओवरसीज डिपॉजिटरीज बैंक ऑलरेडी फॉरेन है तो वो इशू भी वहीं करेगी। ठीक है, तो एब्रॉड वर्ड सेंसलेस था तो उन्होंने रिमूव कर दिया है। बस इतना सा अमेंडमेंट है, एब्रॉड वर्ड रिमूव कर दिया है। ठीक है, कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। फिर दूसरा क्लॉज है प्रोसीड्स ऑफ इशू, कि वो जो पैसा आप रेज कर रहे हो डिपॉजिटरी रिसीट से, जो पैसा रेज होगा फॉरेन में, वो कहां जाएगा, प्रोसीड्स कहां जाएंगे? तो वो आप फॉरेन में भी रख सकते हो, इंडिया भी ला सकते हो, जो भी आरबीआई के नॉर्म्स है उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो उसमें एक प्रोविजो ऐड हुआ है कि जो आईएफएससी के बैंकिंग यूनिट्स हैं, आईबीयू, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट, तो आईएफएससी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो ये जो आईएफएससी होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट गुड्स के भी होते हैं, एक्सपोर्ट सर्विसेज के भी होते हैं। तो एक्सपोर्ट आपने गुड्स का तो बहुत बार सुना ही होगा, तो अब स्पेशलाइज्ड आईएफएससी सेंटर भी खुलते हैं जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के कंट्री में सर्विसेज देते हैं। आ रहा है ख्याल में? तो इन्हीं आईएफएससी सेंटर का अगर कोई बैंकिंग यूनिट है फॉरेन में, तो वहां पे भी आप पैसा जमा कर सकते हो। बस एक और एक और वेन्यू आपको दिया गया है कि आप वहां पे भी पैसा पार्क कर सकते हो, फंड्स रख सकते हो। ठीक है, ध्यान दो। प्रोसीड्स शैल ईदर बी रेमिटेड टू बैंक अकाउंट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ला लो, और डिपॉजिटेड इन एन इंडियन बैंक ऑपरेटिंग अब्रॉड, इंडिया का ही ब्रांच फॉरेन में जो है, जैसे एसबीआई इंडिया में है, एसबीआई का ब्रांच फॉरेन में भी है, तो वहां के एसबीआई में आप जमा कर लो क्योंकि वो इंडिया का है। और एनी फॉरेन बैंक, ठीक है, जिसका ब्रांच इंडिया में है। फॉरेन बैंक क्या है? जिसका हेड ऑफिस कहीं और है और उसका एक आध ब्रांच इंडिया में है और वो हमारे संपर्क में है। ठीक है, सिटी बैंक, डॉज बैंक, बहुत सारे बैंक है। ठीक है, तो फॉरेन बैंक भी चलता है कि भाई डॉज सिटी बैंक यहां है, सिटी बैंक वहां भी होगी, तो वहां की सिटी बैंक में जमा कर दो क्योंकि यहां पे भी है। कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल है उस पर, इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है उनसे, वो हमको ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब अलाउड था। हैविंग ऑपरेशंस इन इंडिया with an agreement with the foreign bank having operation in India shall take responsibility of furnishing information। ठीक है, वो सब दिया हुआ है। तो ऐसे 3 जगह पे आप प्रोसीड्स रख सकते हो। अब चौथा अलाउ किया है, प्रोवाइडेड दैट प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट मे बी रेमिटेड इन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। आईएफएससी का अगर कोई बैंकिंग यूनिट भी है एंड यूटिलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब पैसा कहां रखना है? तो 3 पहले थे कि भाई आप कहां कहां रख सकते हो, इंडिया ला सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट करके इंडिया में लाओ, या फिर इंडिया का जो बाहर ब्रांच है, बैंक इंडिया का है, ब्रांच आउटसाइड है, ओवरसीज ब्रांच जिसको आप कहते हो, वहां आप जमा कर सकते हो, या फॉरेन बैंक का ब्रांच जिसका इंडिया में है, उस फॉरेन बैंक के जो फॉरेन बैंक में भी आप ब्रांच में आप वहां पे वहीं के वहीं जमा कर सकते हो, इस शर्त पे कि वहां यहां की ब्रांच हमको रिपोर्टिंग दे देगी, इंफॉर्मेशन दे देगी। तो ऐसे 3 जरिए अलाउड थे। अब चौथा अलाउ किया है कि आईएफएससी का अगर कोई बैंकिंग यूनिट भी है फॉरेन कंट्री में, तो आप वहां पे भी लगा सकते हो, मतलब पैसा वहां जमा कर सकते हो। ठीक है, और फिर जैसे आरबीआई के नॉर्म्स बोलते हैं वैसा आप यूज कर सकते हो। तो कुछ नहीं, बस एक और ऑप्शन आपको दे दिया गया है। तो ये देखो छोटे से माइनर से अमेंडमेंट्स थे। ठीक है, अमेंडमेंट लोग डर बहुत रहे, कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, और खासकर एग्जाम का तो इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब हल्के से चेंजेस हैं, और एकदम ऐसा नहीं कि आप लिखोगे और आपको 0 मिल जाएगा। जैसे एब्रॉड वर्ड डिलीट हो गया पर आपने लिख दिया तो क्या आपको 0 मार्क मिलेगा? नहीं भाई। तो समझो, बहुत ज्यादा पैनिक मत करो, बहुत हल्के फुल्के अमेंडमेंट्स हैं, बस आपको ध्यान देना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा अमेंडमेंट था इशू ऑफ जीडीआर रूल्स 2014 में। आगे बढ़ते हैं सर। फिर एक गवर्नमेंट कंपनीज को जो एग्जम्पशन मिलता है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस आपने पढ़े होंगे, प्राइवेट कंपनी के लिए भी है, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए भी और गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी है। तो उस नोटिफिकेशन में 3 अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, एक बाय वन पढ़ते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मार्च 2020, नोटिफिकेशन नंबर है 463E। चलिए, तो गवर्नमेंट कंपनी का है। सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन, बहुत ही लॉजिकल अमेंडमेंट है। तो एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है। नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि 51 और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, अगर सेंट्रल या स्टेट या 1 और मोर स्टेट या सेंट्रल एंड 1 और मोर स्टेट, कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर ये होल्ड करते हैं 51 और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो आप गवर्नमेंट कंपनी हो जाते हो।
तो बेस था पेड अप कैपिटल। अब आपको पता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी अलाउड है एज पर सेक्शन 43। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में अपन ने पढ़ा था कि 74% मैक्सिमम आप रख सकते हो, मतलब इशू कर सकते हो ऑफ वोटिंग पावर। तो बेस शुड बी वोटिंग पावर। तो अब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर इशू किए होंगे तो फिर तो बेस गलत हो गया। डिफरेंशियल जब भी राइट्स दिए हैं आपने तो वोटिंग राइट्स का ही बेस होना चाहिए, पर आपके 51% में तो पेड अप कैपिटल लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए यहां पे एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिसने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए हैं तो उनके कैलकुलेशन में 51% जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेस पेड अप कैपिटल की जगह वोटिंग पावर लेना है। तो सिंपल मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाल दिया उन्होंने, मतलब पूरा डेफिनेशन अमेंड नहीं किया, एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया टू कवर अप अ सिचुएशन। अब हो सकता है कोई गवर्नमेंट कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू नहीं किए हो तो वहां तो कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं ना, ठीक है। तो वो दिया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज पेड अप शेयर कैपिटल शैल कंस्टिट्यूट एज टोटल वोटिंग पावर। पेड अप कैपिटल की जगह हम वोटिंग पावर मानेंगे अगर वेयर द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैज बीन इशू। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी कंपनी है जिसको आप गवर्नमेंट कंपनी बनाना चाहते हो एज पर दिस डेफिनेशन, तो उसमें आप चेक करोगे कि डिफरेंशियल वोटिंग वाले शेयर्स इशूड किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 51% ऑफ पेड अप कैपिटल लिखा जाएगा। और अगर इशू किए हैं देन द बेस विल बी टोटल वोटिंग पावर। उसके हिसाब से आप देखोगे कि 51 और मोर ये होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला अमेंडमेंट है, एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मार्च 2020। फिर सेकंड है, एक क्लॉज था 41A, ठीक है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तो नेम जो गवर्नमेंट कंपनी का है उसमें आखिरी में लगता है लिमिटेड, पर ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड आएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा, नॉर्मल रूल, ठीक है। अब ये पूरा जो ब्रैकेट था ये उन्होंने ओमिट कर दिया। तो अब इसका क्या मतलब निकलेगा कि अब गवर्नमेंट कंपनी का स्ट्रक्चर प्राइवेट हो या पब्लिक हो। काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकता है, कि गवर्नमेंट कंपनी एक टाइप ऑफ कंपनी नहीं है, टाइप 3 ही होते हैं, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ये कैटेगरी बनाई गई है फॉर रूल्स कॉम्प्लायंस पर्पस, टाइप 3 ही होते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कैन बी अ पब्लिक कंपनी ऑल्सो। पर अब ये अमेंडमेंट के बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट कंपनीज के आखिरी में वर्ड, नाम के आखिरी में सिर्फ वर्ड लिमिटेड ही होगा, प्राइवेट रहे या पब्लिक रहे, ठीक है, ध्यान दो। अमेंडमेंट क्या है, द वर्ड्स, क्या वर्ड्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो पूरी लाइन है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड शैल बी ओमिटेड। तो पूरा वो जो सेंटेंस था वो ओमिट कर दिया गया है, मतलब ऊपर की लाइन सिर्फ बची है। ऊपर की लाइन क्या थी कि नेम ऑफ कंपनी विथ लास्ट वर्ड लिमिटेड, बस इतना ही क्लॉज बचता है। तो इसका मतलब है कि अब स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंपनी का कोई भी रहे, नाम के आखिरी में सिर्फ लिमिटेड ही लगेगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए, फिर है कि गवर्नमेंट कंपनीज को एक रिलैक्सेशन दिया गया है, सेक्शन है 188, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, याद आ रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाइज जो पूरी लिस्ट आती है, अलग अलग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग लिमिट्स पढ़ी हैं आपने, कि अगर वो लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तभी आप वो कर सकते हो। तो 2 प्रोविजोस आपने पढ़े होंगे कि अगर वो अमाउंट एक्सीड होता है तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली जो रिलेटेड पार्टी है वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये 2 प्रोविजो रेस्ट्रिक्शंस आपने पढ़े हैं, तो ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे, शैल नॉट अप्लाई टू, मतलब एग्जम्पशन दिया गया है गवर्नमेंट कंपनी को इन दोनों प्रोविजो से। कौन से गवर्नमेंट कंपनी को और कौन से ट्रांजैक्शंस में ये आपको समझना है। बहुत ही सिलेक्टेड एग्जम्पशन है, जनरल एग्जम्पशन नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो रिलेटेड पार्टी अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही सिलेक्टेड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को ये रिलेटेड पार्टी अप्रूवल्स और ये जो भी है उससे एग्जम्पशन दिया गया है, ठीक है। क्या है, shall not apply to number 1 government company in respect of contracts or arrangements entered into by it, by यानी एक पार्टी कौन है, गवर्नमेंट कंपनी खुद, by it with यानी सेकेंड पार्टी, with any other गवर्नमेंट कंपनी। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई भी अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है तो ये उसमें आएगा, और विद सेंट्रल गवर्नमेंट और विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट कंपनी अलग होती है, गवर्नमेंट कंपनी है, सेपरेट है, या एक गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टली कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों कॉम्बिनेशन कवर किए हैं, ठीक है।
तो एक पार्टी गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरी पार्टी भी गवर्नमेंट कंपनी है। पहला ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कंपनी विद सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी विद स्टेट गवर्नमेंट, एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये तीनों जो एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके बीच में, उसमें ये एग्जम्पशन दिया गया है कि लिमिट एक्सीड हो गई तो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, तो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो लिमिट्स अप्लाई नहीं होती, आप बोर्ड रेजोल्यूशन से ही सब काम कर सकते हो। और रिलेटेड पार्टी भी वोट कर सकते हैं, रिलेटेड पार्टीज भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। दो एग्जम्पशन मतलब ये दिए गए। तो पहला, अब ध्यान दो, ये थोड़ा टेक्निकल है। गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी, मतलब अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ब्रैकेट में जो है अदर देन लिस्टेड कंपनी, तो मैं यहां नाम ऐड कर देता हूं अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मतलब कवर हो गया। तो अनलिस्टेड जो भी गवर्नमेंट कंपनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अदर देन ए के अलावा, अब ए में क्या कवर हुआ, सब लगभग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो अदर देन का क्या मतलब होगा कि गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रांजैक्टिंग विथ अदर देन दीज थ्री पीपल। अदर देन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट इज डीलिंग विथ नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, तो उसमें भी एग्जम्पशन मिल सकता है अगर आप मिनिस्ट्री का अप्रूवल लो। मतलब जो ए पॉइंट है वो ऑटोमेटिक अप्रूवल है, मतलब ऑटोमेटिक है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, आपको अलग से एग्जम्पशन के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डीम्ड बेसिस पे आपको मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी टू गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी टू स्टेट गवर्नमेंट है, ऑटोमेटिक एग्जम्पशन मिल जाएगा। पर अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट से डील कर रही है तो भी एग्जम्पशन मिल सकता है, अगर आप अप्रूवल लो तो अप्रूवल बेसिस पे एग्जम्पशन मिल सकता है, ध्यान दो। तो ये सिर्फ अनलिस्टेड को मिलेगा, लिस्टेड है तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो सेबी के दायरे में आएगा, ठीक है। ध्यान दो, अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट अदर देन क्लॉज ए in case of such company यानी government company, unlisted government company obtains approval from the ministry or department of the central government which is administratively in charge of the company or as the case may be state government before entering into such contract। तो जो ये गवर्नमेंट कंपनी है इसमें मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, वन और मोर स्टेट भी हो सकती है। तो जो भी गवर्नमेंट्स इसमें मेंबर हैं उसके डिपार्टमेंट से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसके लिए चार्ज में, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जैसे MCA फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट है, ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट सब MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो पूरा बाइफिकेशन है। तो जो भी आपकी मिनिस्ट्री होगी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इंचार्ज होगी उससे आपको प्रायर अप्रूवल लेना है। तो अगर आप प्रायर अप्रूवल ले लेते हो तो भी आपको इन दो प्रोविजो से एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें गवर्नमेंट कंपनी इज डीलिंग विथ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी इज डीलिंग विथ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें गवर्नमेंट कंपनी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो मिनिस्ट्री जो भी है रेलेवेंट वो उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट है तो फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है उससे आपको अप्रूवल लेना है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि ए पॉइंट क्या है, जनरल अप्रूवल कि कोई अप्रूवल लेना नहीं है, डायरेक्टली एग्जम्पशन मिल जाएगा। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी के साथ डील कर रहे हो, एक पार्टी गवर्नमेंट कंपनी है दूसरी पार्टी नॉन गवर्नमेंट है, तो भी एग्जम्पशन मिल सकता है अगर आप अप्रूवल लो तो, ठीक है। अप्रूवल बेसिस पे मिलेगा, आ रहा है ख्याल में। तो सिंपल है, ऐसे 3 अमेंडमेंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है, वर्ड्स ओमिट हुए हैं, और थर्ड है कि एग्जम्पशन के लिए कुछ क्लॉजेस डाले हैं फ्रॉम 188 सेक्शन 188 फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 जो कि मैंने दिए हुए हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे अमेंडमेंट्स हैं। तो ये था आपका तो न्यू सिलेबस के लगभग अपने कंप्लीट हो गए, और भी कुछ कुछ हैं पर वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि बहुत सारे हैं कोविड रिलेटेड, तो इतने सारे हैं आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे और आपका डायरेक्शन बदल जाएगा, आप एग्जाम के लिए नहीं कुछ और ही कर रहे हो। तो जिनको पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना है, बहुत सारे लोगों को पढ़ना है, एग्जाम के बाद पढ़ लेना, वेटिंग फॉर रिजल्ट जो मिलेगा ना उसमें पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज के लिए जो पढ़ना चाहते हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड डू इट आफ्टर एग्जाम्स बिफोर रिजल्ट्स। और जो फोकसली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी टाइम कम है, जिनके बोथ ग्रुप्स हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है।
चलिए, तो ये न्यू का ऑलमोस्ट मैंने सारे मेन पढ़ा दिए। अब बस एक और अमेंडमेंट है जो ओल्ड के लिए है, ठीक है, और न्यू में वो कहाँ पे है, SBEC में। चलिए, तो वो है सर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, जो आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा चर्चित अमेंडमेंट है, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, रूल 9 रिजर्वेशन ऑफ कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 23 फेब, ठीक है। तो इसमें पहला अमेंडमेंट है कि पहले जो रन फैसिलिटी होती थी रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, आपको वेब फॉर्म रन फैसिलिटी यूज करना पड़ता था फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो अब क्या हुआ है, दो में बांट लिया है कि अगर न्यू नेम है, न्यू कंपनी है, तो अब आपको रन फॉर्म नहीं भरना है, आपको स्पाइस प्लस फॉर्म भरना है। जो मेन फॉर्म है स्पाइस प्लस वेब फॉर्म है, तो वेब फॉर्म स्पाइस प्लस से ही आपको करना है। उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, तो पार्ट ए आपको उसका यूज करना है। स्पाइस प्लस जो है नया नाम है, पहले स्पाइस था, वो एक ई फॉर्म था, अब ये वेब फॉर्म है, ठीक है। स्पाइस प्लस प्लस ऐड कर दिया गया है और ये वेब फॉर्म बना गया, इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है। और उसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए इज फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड पार्ट बी इज फॉर इनकॉर्पोरेशन, और जो भी उसके साथ साथ आप सारे सर्विसेज लेते हो, पैन नंबर, टैन नंबर, डिन नंबर, EPFO, ESIC, सब वो पूरा इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो वो सब है। तो अब पहला जो है नया कंपनी है, नाम रिजर्व करना है, तो आपको स्पाइस प्लस का पार्ट ए भरना है, वेब फॉर्म, ठीक है। रन फैसिलिटी आपको अप्लाई नहीं होगी। फिर अगर आपको नाम बदलना है, चेंज ऑफ नेम है, तो आप रन फैसिलिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा अब बाइफिकेशन हो गया। पहले क्या था, कोई भी नेम रिजर्वेशन हो या चेंज हो, रन फैसिलिटी था। अब बाइफिकेशन आ गया, न्यू कंपनी है तो स्पाइस प्लस भरेगी, और अगर चेंज ऑफ नेम है तो रन फैसिलिटी यूज होगा, ठीक है। पहला अमेंडमेंट ध्यान दो, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिस बाय यूजिंग वेब सर्विस स्पाइस प्लस, ठीक है। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर सब पता होगा आपको, मैं इसलिए बता नहीं रहा, ठीक है। INC 32, तो फॉर्म नंबर भी बदला नहीं है, सिर्फ प्लस ऐड किया गया और वो वेब सर्विस बन गया है, ठीक है। एंड फॉर चेंज ऑफ नेम बाय यूजिंग वेब सर्विस रन यूनिक रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस जो भी है रीसबमिशन बाकी सेम है, ठीक है। तो एक अमेंडमेंट ये हो गया, फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकंड है कि इसमें अजाइल फॉर्म जो आप भरते थे, एजाइल AGILE, तो उसमें प्रो ऐड हो गया है। प्रो मतलब प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, और एक होता है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। तो प्रो का मतलब वो है। तो जो PT है, प्रोफेशनल टैक्स का जो है, वो सिर्फ महाराष्ट्र का भी टाइप हुआ है। तो महाराष्ट्र में जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, उनको मैंडेटरीली PT रजिस्ट्रेशन भी लेना है, ठीक है। बाकी स्टेट्स में मतलब अप्लाई नहीं होता, वो बैंक अकाउंट सबको अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है, दो चीजें हैं, प्रोफेशनल टैक्स एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। प्रोफेशनल टैक्स इज फॉर ओनली महाराष्ट्र एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट इज फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। तो एजाइल बन गया है एजाइल प्रो, ठीक है, ध्यान दो। तो ये आपने एजाइल पढ़ा ही होगा, एजाइल INC 35, अब हो गया एजाइल प्रो, ई फॉर्म एजाइल प्रो 35। तो इसमें तीन तो आपने पढ़े ही होंगे, GST एंड GST नंबर, EPFO, ESIC, ये तीन आपको साथ में रजिस्ट्रेशंस लेने होते थे। अब दो ऐड हुए हैं, पहला है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 23 फेब, और फिर है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट विद इफेक्ट फ्रॉम 23 फेब, ठीक है। समझ में आ रहा है, दो चीजें ऐड हो गई। तो एजाइल तो पहले से ही था, अभी भी है। प्रो वर्ड ऐड हो गया है, प्रो मतलब प्रोफेशनल टैक्स एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, O फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो ये दो चीजें ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो नंबरिंग बदल दो, D and E। तो पहले तीन थे, अब 5 हो गए। 5 चीजें सर्विसेज एक साथ आपको करनी है। और प्रोफेशनल टैक्स आपको याद रखना है, सिर्फ अभी महाराष्ट्र के लिए ही है, ठीक है। तो सिंपल 2 अमेंडमेंट है, बस 2 ही अमेंडमेंट थे, ठीक है। फिर मैंने आपको आखिरी में FAQ दिए, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ने की बहुत इच्छा है उनको मैंने दिए हैं। 1-2 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, बाकी सब क्या है, चीज़ें बदलते रहती हैं, तो मैं यहाँ बताऊँगा, फिर बाद में बदल जाएंगी, फिर आप बोलोगे सर आपने वीडियो में ये बोला था, इसलिए मैं जो चीज़ें बार बार बदलते रहती हैं वो नहीं बताऊँगा, काम की चीज़ें बताऊँगा। तो सर जिनको अभी सिर्फ रिजर्वेशन ऑफ नेम करना है, तो उसमें दिया है, देखो पार्ट ए उनको अप्लाई होगा। पार्ट ए क्या है, नेम ऑफ द कंपनी कैन बी रिजर्व्ड इन पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस, ठीक है। और अगर दोनों करना है, नाम भी रजिस्टर कराना है, इनकॉर्पोरेट भी एक ही एप्लीकेशन के साथ करना है, तो दोनों भर दो, पार्ट ए भी भर दो, पार्ट बी भी भर दो,
कोई दिक्कत नहीं है, दिया ही है, ठीक है। वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर नेम इनकॉर्पोरेशन एंड अदर इंटीग्रेटेड सर्विसेज टुगेदर भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले नाम ही करना पड़ेगा, फिर वो मिला तो फिर अलग से इनकॉर्पोरेट करो। इंटीग्रेटेड है भाई, वो एक साथ भी आप पूरा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों एक साथ भरना है, पर आप दोनों को अलग अलग भी भर सकते हो। सिर्फ पार्ट ए पहले भर के नाम अप्रूवल ले लो, फिर पार्ट बी भर के रजिस्टर करवा लो। दोनों अलग अलग भी भर सकते हैं, टुगेदर भी भर सकते हैं। फिर पार्ट बी, ठीक है, सेम पार्ट बी का के लिए सर रजिस्ट्रेशन के लिए और जो भी साथ में जो आपको सर्विसेज मैंडेटरी लेनी है, इनकॉर्पोरेशन, डिन नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, फिर ईपीएफओ, ईएसआईसी और महाराष्ट्र के लिए पीटी और ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट और जीएसटी पूरा इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी सब तो बहुत ही प्रोसीजरल चीजें हैं, ठीक है, साफ साफ दिया है। देखो, इस रजिस्ट्रेशन फॉर पीटी थ्रू स्पाइस प्लस मैंडेटरी फॉर ऑल ओवर इंडिया, तो जवाब है नो। पीटी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स शैल बी मैंडेटरी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ ही अभी टाइप हुआ है, धीरे धीरे जब और स्टेट्स करेंगे तो और भी आ जाएंगे, ठीक है। और बैंक अकाउंट सबके लिए, ठीक है, तो वो दिया हुआ है। ईपीएफओ भी सबके लिए है, ठीक है। इज द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फॉर ऑल द कंपनीज, यस, बैंक अकाउंट सबके लिए, ईपीएफओ सबके लिए, ईएसआईसी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो तो सबके लिए होगा ना, लॉजिक है भाई। पीटी स्टेट लेवल पे है ना, तो जो स्टेट इंटीग्रेट करना चाहेगी उनका ही होगा, बाकी सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, तो वो तो इसलिए इंटीग्रेट हो ही गया है, ठीक है। बाकी सब इतना काम का नहीं है, बहुत ही अंदर के पॉइंट्स हैं। आई डोंट थिंक आपको इतना पढ़ना चाहिए। किसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है पढ़ सकता है, बट एग्जाम के लिए इतना काम का नहीं है, ठीक है। तो ये था सर स्पाइस प्लस और एजाइल प्रो के अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक मेजर सारे अमेंडमेंट्स मैंने बता दिए हैं, कारो 2020 भी सब बता दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट्स हमारे इसमें हो गए, ठीक है। कुछ और रहा तो मैं बताऊंगा, वीडियो आया तो मतलब ठीक है, नहीं आया मतलब हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको समझना है।